हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने बिहार के इतिहास की श्रृंखला की शुरुआत की थी। हमने कहा था कि वो करेंगे, उसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए हम लोग पहले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न को करेंगे साथ में। उसके बाद इसे याद कर लेंगे, फिर कहानी के रूप में उसे भी हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के स्रोत से। सवाल नंबर 1। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। ये पांचों जो है सो इसके जानकारी के स्रोत हैं। प्राचीन पाटलिपुत्रा के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, उपर्युक्त सभी। इसका सवाल का जवाब होगा उपर्युक्त सभी। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्रा में, लौरिया अरेराज में, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से। तो इसका जवाब होगा सवाल नंबर सी, अर्थात लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से एवं रामपुरवा से। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सहसराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है संस्कृत, प्राकृत। इसका जवाब होगा प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है खरोष्ठी, अरामाइक, ब्राह्मी, कोई नहीं। इसका जवाब है ब्राह्मी। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो वो स्थान है पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सॉरी पाटलिपुत्रा से, बराबर से, राजगिरी से, उपर्युक्त सभी। बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मस्वामिन के वृत्तांत से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर से, मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वो तुगलक वंश से। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है। तिरहुत के बारे में। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फाहियान, युआनचांग, इत्सिंग, सभी। इसका जवाब जाएगा सभी। मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था। फ्रांसिस बर्नियर या फ्रांसॉय बर्नियर, ये नहीं आए थे बिहार। बहारिस्ताने गेवी किसकी रचना है। ये रचना है मिर्जा नाथन की। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है। ये रचना है मुल्ला बहबानी की। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, सभी।
बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं कहाँ से? चिरांद से, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से, ये मिले हैं सभी जगह से। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं लौरिया अरेरा चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ से, रामपुरवा से, ये सभी से। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? वो मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबर्मा का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। ये मिलता है सभी जगह। ऑप्शन नंबर डी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। सीजनल सर्दी ने तो परेशान कर रखा है 3-4 दिन से। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से, विनय पिटक से, कल्पसूत्र से, दीर्घ निकाय से। तो ये इसका जवाब होगा अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टोला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल कला का बौद्ध विहार। पाल कला का बौद्ध विहार नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल किला का बौद्ध विहार। आइए अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है किसके बारे में? इसके में जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्षमा कीजिएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा विहार का पता किसने लगाया? इसका पता लगाया था कनिंघम ने। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। ये कनिंघम बिहार के इतिहास के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसका हो जाएगा केसरिया स्तूप चंपारण की खोज की, लौरिया अरेराज अशोक का स्तंभ की खोज की, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की खोज की। तो इन्होंने सभी की खोज की। याद रखिएगा आप, केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? विदेह के राजा ने जो दिया उपहार, इसका वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्यों की लिपि कौन सी है? इसकी लिपि इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है, ना खरोष्टी है, ना अरमाइक है, ना ग्रीक है, कोई नहीं है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह से। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? वो थे अकबर, पहला मुगल शासक जिसका अभिलेख बिहार में मिला। बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ
प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? किसके स्रोत हैं ये? दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, उपर्युक्त सभी। ये दीर्घ निकाय के। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? सियर उल मुताखरीन की रचना की है गुलाम हुसैन तब्ताबाई ने। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। एक मिनट से छोटा करने दें, अब इसका सुमेलन करें। इसका सवाल, इसका ऑप्शन नंबर बी है सही। रियाज उस लातीन, इसका हो जाएगा गुलाम हुसैन सलीम। उसके बाद तारीखे शेर शाही, ये अब्बास सरवानी। फिर है वाकियात मुस्ताकी, ये रिजकुल्ला। अफसानाए शाह शेख कबीर। बसातिल उन्स, ये इख्तिसाम देहलवी। इसका हो गया सुमेलन से प्रकार से। अब देखते हैं अगला सवाल। मुल्ला बहबहानी यात्री थे, वो यात्री थे कहाँ के? वो यात्री थे ईरान के। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है फ्रांसिन बुकनन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम, इंडिया हाउस कोरस्पोंडेंस सीरीज, उपर्युक्त सभी। इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? उसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अप्सर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इन दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं रामायण के। अब आइए देखते हैं प्राचीन बिहार। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईस्वी पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड तीनों। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? वो युग है पूर्व प्रस्तर युग। बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसमें प्राप्त हुए नव प्रस्तर युग के। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, चेचर, सोनपुर एवं मनेर से। ऐतिहासिक काल का आरंभ। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में लगभग 800 ईस्वी पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राजा कौन कौन थे? वो थे मगध तथा विदेह, अंग एवं लक्ष्मी। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य विवरण मिलता है? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? मगध। बिहार के उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? महान केंद्र था विदेह। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? ये किया गया मगध के लिए। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह।
बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण। महाजनपद। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है? वो 3। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? भागलपुर एवं मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ये राजधानी थी इसकी चंपा। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में स्थित था? मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यह चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वो था वजी। वजी संघ में कौन राज्य शामिल नहीं थे? उसमें चेदी शामिल नहीं थे, उसमें लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह शामिल थे। वजी संघ की राजधानी कौन सी थी? वजी संघ की राजधानी थी, ये वैशाली की राजधानी थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। वजी संघ की राजधानी थी वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? जो वजी। ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? वैशाली में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? गिरिव्रज राजगृह। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। डी। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? ये मल्ल राज्य की थी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम में बिहार के किस जिले में है? तो ये कुंडग्राम वैशाली में है। महावीर का जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वजी संघ से। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता की राजकुमारी थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुर में। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए ये था जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर का विभाजन हुआ। ए और बी दोनों। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूजी की जन्मस्थली थी चंपा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? ये दिया था इन्होंने वैशाली के समीप अलारकलाम के आश्रम में। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? वो मिले उरुवेला गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के किनारे। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? ये कार्य हुए बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन श्रुत और विनय पटक में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य कौन से थे? इसमें किए गए कार्य जो थे, एक मिनट सवाल कट रहा है। हाँ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? इसमें क्या हुआ था? पहला कार्य, बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर और महासांगिक के रूप में विभाजित हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? सबका। बोध गया, राजगीर, वैशाली से सभी से संबंध रहा है इनका। कहीं जन्म हुआ, कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कहीं उपदेश दिए उन्होंने। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें से सम्मिलित कौन से थे? उपर्युक्त सभी, मतलब बाढ़, अग्नि और आंतरिक कला। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर क्या हुआ था? वहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
प्रसिद्ध बौद्ध पुत्र शारिपुत्र का जन्म हुआ था। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये इसका जवाब है नालंदा में। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज राजगृह। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ राजवंश। जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? उपर्युक्त सभी से। कौशल देवी, चेलना और क्षेमा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? उन्होंने जीता अंग। हर्यक वंश का दूसरा नाम था अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? अजातशत्रु ने। वजीर संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की। एक आम्रपाली एक आम का भी अच्छा नस्ल है। और आजकल तो आम्रपाली जी भोजपुरी में भी निरहुआ के साथ कहर बरपाई हुई हैं। खैर, अपार्ट फ्रॉम जो अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल तथा महर्षिलाकंटक नाम का हथियारों का प्रयोग किया? वो लिच्छवी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? वो हुआ था ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये थे नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की स्थापना हुई? शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? द्वितीय बौद्ध संगति के आयोजन किसने किया? ये किया था साबाकामी ने। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। मगध के किस शासक को कली का अंश एवं परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा जाता है? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? यह अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगिर गिरिव्रज में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था महापद्म नंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? वो बसाया था उदयन ने। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? ये किया वैशाली के वज्जियों के लिए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? वो क्या? चाणक्य विष्णुगुप्त के। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 320 ईस्वी पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार से पाटलिपुत्र में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र पर आगमन हुआ था 315 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? वो था चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? वह इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? वो क्या? मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? वह इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास उपरांत साम्राज्य का शासक कौन बना? वो बना बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? बिंदुसार के दरबार में। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? वो हुआ था अशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीसरे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वो हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईस्वी में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? वो विजय प्राप्त किया था अशोक। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? वो थे कलिंग युद्ध में। अशोक का धम्म नैतिक आचार संहिता है। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में किया था? वो 10वें वर्ष में किया था। अशोक की स्तंभ लेख बिहार के किस जिला से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुआ था चंपारण से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है रुम्मीदेई। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत देश की राजधानी कौन सी थी? ये थी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्य महल बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कुम्हरार पटना में। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि किसान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? ये कहा था एरियन ने। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। यह कहा था फाहियान ने। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ये अशोक ने। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना में। बिहार के किस स्थल से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर पटना में। पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? वो बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलोडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियोनुसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र के दरबार में भेजा था? ये वो थे बिंदुसार। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? वो क्या था? स्ट्रैबो ने। यूनानी द्वारा डोल्मिक डी मॉलकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? ये हुआ था बिंदुसार के दरबार में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह भाबरू का स्तंभ था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में किया गया है। अशोक की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्रा। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां में संगठित थी। यह कथन किसका है? मेगास्थनीज का।
मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह कथन, तीनों कथन सही है। यह केंद्रीयता, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोरता, उपर्युक्त सभी सभी है। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए, ये सभी। देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? वो किया था अशोक ने। धम्म महामात का कार्य था धम्म नीति का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, सभी। इसका जवाब होगा सभी। मौर्यकालीन प्रशासन में राजू को कौन थे? ये न्यायिक अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी थे, कर वसूलने वाले अधिकारी थे, इसका कोई नहीं थे। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्स, इसमें तीनों का नाम आता है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं 1, 2 और 3। अब देखेंगे पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, ठीक। उसके बाद दीदारगंज की यक्षी, उसके बाद बराबर की गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है उपर्युक्त सभी से, द्वितीय स्तंभ से, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया? 9वें शिलालेख से। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट। अभी हम लोगों ने मौर्य तक पढ़ा। अभी सर्दी के कारण मैं थोड़ा सा बोलने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, इसी कारण मेरा वीडियो भी 3-4 दिन से नहीं आ पा रहा था, इसके लिए सॉरी। वैसे तो मैंने अपने तरफ से पूरा साफ बोलने का कोशिश किया, यदि किसी के उच्चारण में शुद्धता ना रही हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं बहुत जल्द अगली कड़ी में। धन्यवाद।